हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग वैदिक काल से मुगल काल तक पंचायती राज व्यवस्था का क्या इतिहास रहा उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग वीडियो में कवर करे हैं तो वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में किया था। इस वजह से इस वीडियो में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था का जो इतिहास है उसको डिटेल वे में, एलेबोरेट वे में कवर करेंगे और इतिहास से बनने वाले क्वेश्चन इस वीडियो से पॉसिबल है हो जाएंगे। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले क्या है पंचायत शब्द की उत्पत्ति और परिभाषा। अब इसमें ये वो पॉइंट ही हाईलाइट करूंगा जो जो इम्पोर्टेंट हैं, जो जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। बाकी आप लोग तो खुद ही इतने होशियार हैं कि आप लोग खुद थ्योरी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पंचायत जो है, पंचायत जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत भाषा के पंचायतन शब्द से बना है। तो ये पॉइंट बस याद रख लेना है इसमें। और जिसका अर्थ क्या होता है? 5 व्यक्तियों का समूह। और पंचायत का उद्देश्य क्या होता है? पंचायत का उद्देश्य होता है गांव में शासन प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करना। ये केवल पढ़ने वाली चीजें हैं, याद करने वाली केवल ये एक चीज है कि पंचायत जो है शब्द वो संस्कृत भाषा के पंचायतन शब्द से उद्धृत है, यानी कि वहां से लिया गया है और उसकी उत्पत्ति वहां से हुई है। अब भारत, भारत क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये हम लोग जानते हैं। वहां पे क्या होता है कि और यहाँ पे पंचायत प्रणाली के तहत जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाता है। तो ये केवल पढ़ने के लिए है। केवल एक क्वेश्चन ऊपर वाले सेंटेंस से बनता है कि पंचायत शब्द की उत्पत्ति पंचायतन से हुई है, जो कि संस्कृत भाषा का वर्ड है। अब देखते हैं वैदिक काल में पंचायत व्यवस्था। तो सबसे पहले जो पंचायत के जो साक्ष्य मिलते हैं वो वैदिक काल में मिलते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखना कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई पंचायत की? तो वैदिक काल से, क्योंकि ग्राम सभ्यता की उत्पत्ति वैदिक काल से मानी जाती है। ये देखो लिखा भी है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर उसके बाद और पंचायत व्यवस्था इसी काल में देखी गई थी। अब हड़प्पा सभ्यता, इससे पहले क्या थी? हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल। तो हड़प्पा सभ्यता क्या थी? एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, ये हम लोग जानते हैं। और इसलिए वहां पर पंचायत प्रणाली से संबंधित कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। तो ये पॉइंट समझ गए होंगे आप लोग। और विभिन्न प्राचीन सोर्सों के आधार पर यह माना जाता है कि पंचायत व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप वैदिक काल से विकसित हुआ है। ठीक है, वही बात लिखिए। अब पंचायत क्या है? पंचायत एक स्थानीय सुशासन को दर्शाती है और स्थानीय सुशासन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग भी जानते होंगे। स्थानीय सुशासन का अर्थ क्या होता है? स्थानीय सुशासन का अर्थ होता है कि जो केंद्र है वो कुछ जिम्मेदारियां अपने से हटाकर किसको दे देती है? स्थानीय स्तर पर दे देती है। इसका उद्देश्य, जिससे कि क्या हो जाता है कि उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है और उन्हें अपने अधिकारों और शासन प्रणाली के बारे में जागरूकता मिलती है। ठीक है, तो ये चीज केवल पढ़ने वाली थी। अब वैदिक काल में सुशासन की इकाइयां, तो अब यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा अगर आएगा हिस्ट्री से। तो वैदिक काल में जो 3 प्रमुख सुशासन संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, तो ये पॉइंट बस केवल याद रखना है 3। और 3 में कौन सा? एक विदत, एक समिति और एक सभा। ठीक है, जिसको संसद समिति भी कहते हैं। तो 3 प्रकार की जो है प्रमुख सुशासन की संस्थाओं का उल्लेख मिलता है वैदिक पीरियड में। ओके, अब इसमें पॉइंट कौन से याद रखने हैं? अब विदत के बारे में पढ़ लेते हैं। विदत क्या थी? तो विदत यह एक वैदिक काल में सबसे प्राचीन संस्था है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये 3 तो मिलती हैं संस्था, तो उसमें भी सबसे पुरानी वाली कौन सी है? तो वो विदत है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि वैदिक काल में सबसे प्राचीन जो शासन संस्था है वो कौन सी है? विदत। तो ये पॉइंट याद रखना है। फिर उसके बाद इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है और 122 बार ये मिला है इसका उल्लेख विदत का। और यह क्या थी? ये एक सामाजिक, आर्थिक व न्यायिक कार्यों से जुड़ी हुई संस्था थी, यानी कि ये जुडिशरी का यानी कि न्यायिक कार्य, यानी कि जुडिशियल वाले कार्य भी रोल प्ले करती थी विदत। और इसमें क्या होता था? महिला और पुरुषों का अधिकार प्राप्त थे, यानी कि इसमें जो महिलाएं और पुरुष दोनों की भागीदारी थी। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि दोनों, महिला और पुरुष दोनों लोग थे शासन में। और उत्तर वैदिक काल में यह संस्था समाप्त हो गई। फिर उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल आया, वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल आया, तो उसमें क्या हुई? ये संस्था जो है वो समाप्त हो गई। तो ये भी पॉइंट पढ़ने हैं, बाकी इंपॉर्टेंट ही पॉइंट लिखे हैं। उसके बाद दूसरी देखते हैं समिति। तो ऋग्वेद में समिति शब्द का उल्लेख कितने बार? 9 बार मिला है ये पॉइंट। फिर समिति का अर्थ क्या होता है? समिति का अर्थ है सामान्य लोग या जातियों की सभा।
ये जो समिति थी ये क्या थी, सामान्य लोगों की सभा थी, और यह स्थानीय प्रशासन की संस्था मानी जाती है। इसके अन्य नाम विस था, इसका दूसरा नाम क्या था, मतलब समिति का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, विस भी था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका दूसरा नाम विस था, और इसे लोकतांत्रिक सभा के रूप में देखा जाता था। और इसके प्रमुख, जो इस समिति का जो प्रमुख था उसे क्या कहते थे, प्रमुख, हेड, उसे कहते थे ईशान। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ईशान। तो ये पॉइंट याद रख लेना। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सभा। 3 में से 2 हमने कवर कर ली, उसके बाद अब सभा। तो ऋग्वेद में सभा का उल्लेख कितने बार मिलता है, 8 बार मिलता है। ओके, और यह गांव के विशिष्ट नागरिकों की, वो सामान्य समिति क्या थी, सामान्य नागरिकों की, और ये जो सभा है ये विशिष्ट नागरिकों की संस्था थी। इसमें क्या थे, इसमें योग पुरुषों को सभा सदस्य, इसमें जो पुरुष थे, योग पुरुष थे, मतलब कि पुरुषों की सभा सदस्य को क्या कहते थे, सभी। तो पुरुषों को क्या कहते थे, सभा को सभी, और जो योग महिलाओं को कहते थे सभापति। तो ये दोनों पॉइंट बस याद रख लेने हैं कि पुरुषों को जो पुरुष सभा सदस्य थे उन्हें सभी कहते थे, और जो महिलाएं थी उन्हें सभापति कहते थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी महिला और पुरुष की भागीदारी थी सभा में, और इसका प्रमुख तो सभापति था। ओके, सभा है तो इसका प्रमुख सभापति, ये कुछ याद करने का ही ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था, न्यायिक, सामाजिक व राजनीतिक कार्यों की देखरेख करना, इसका ये प्रमुख उद्देश्य था। और अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति या शासक, मतलब प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में दर्शाया गया है। तो ये लाइन जरूर एक बार याद रख लेना। जो अर्थवेद है, 4 वेद में से एक वेद अर्थवेद है, ठीक है, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, इसमें से एक अर्थवेद है। तो अर्थवेद में सभा और समिति, यानी कि सेकंड और थर्ड वाले दोनों को मिलाकर ये क्या कहा जाता था कि जो प्रजापति यानी कि शासक की 2 पुत्रियां हैं ये। तो ये लाइन बस पढ़ लेना, याद हो जाएगी। लेकिन इसे ऋग्वेद में इन्हें अलग अलग संस्थाएं माना जाता था। लेकिन जो ऋग्वेद है उसमें इन लोगों को अलग अलग सभाएं, मतलब अलग अलग संस्था माना जाता था, और अर्थवेद में इनको पुत्रियां माना जाता था प्रजापति की। अब देखते हैं रामायण काल, फिर उसके बाद रामायण काल में देख लेते हैं। तो रामायण काल में प्रशासन की प्रमुख भूमिका है। तो रामायण और महाभारत युग में स्थानीय प्रशासन की कल्पना के संकेत मिलते हैं, ठीक है, कल्पना के संकेत मिलते हैं। रामायण काल में प्रशासन सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियों के लिए सुव्यवस्थित प्रणाली, मतलब इनके लिए सुव्यवस्थित प्रणाली थी। और जो रामायण काल है इसमें जो प्रशासन है उसको 2 भागों में बांटा गया था। तो रामायण काल में कितने, 2 भागों में बांटा गया था। अब इसमें कौन था, पुर और जनपद, ठीक है, पुर नगर प्रशासन और जनपद ग्राम व क्षेत्रीय प्रशासन। तो पुर क्या था, एक नगर प्रशासन था, और जो जनपद था एक जो है क्षेत्रीय या ग्रामीण प्रशासन था। तो ये दोनों पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं, ठीक है, पुर और जनपद। और पुर क्या था, नगर, और जनपद ग्राम। अब राज्य में स्थानीय पंचायत के अस्तित्व के प्रमाण भी मिलते हैं, जिसे पंचायत द्वारा चुने गए व्यक्ति या निर्वाचित अधिकारियों को शासन का कार्यभार सौंपा जाता है। ओके, तो इसमें केवल 2 ही पॉइंट याद रखने हैं, ये तो केवल पढ़ने वाले हैं। अब पुर के बारे में, जो नगर प्रशासन है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पुर का अर्थ क्या था, ये नगर या राजधानी, यह राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र था। और नगर में क्या, राजा का निवास था, महल, सभा भवन व राजकीय कार्यालय सारे पुर में होते थे। यानी कि ये नगर है तो नगर में ही तो होते हैं, आजकल भी होते हैं सारे इंपोर्टेंट जो हेडक्वार्टर हैं, सारा कुछ। तो नगर प्रशासन का राजा, मंत्री, सभासद व अन्य अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता था। तो इसका जो प्रशासन है ये मंत्रियों, सभासदों और अन्य अधिकारियों द्वारा चलाया जाता था। अयोध्या जो है, अयोध्या रामायण काल में एक आदर्श नगरी थी। तो रामायण काल में अयोध्या एक आदर्श नगरी थी, ये हम लोग जानते ही हैं, और जहां न्याय, नीति और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। तो ये एक बार बस पढ़ लेना है। उसके बाद जनपद। अब जनपद का अर्थ क्या है, लोगों का निवास स्थान, अर्थात राजा का ग्रामीण और क्षेत्रीय भाग। तो राजा तो नगर में रहता था, अब उसके जो लोग हैं उनका निवास स्थान कहाँ पे था, ये था जनपद में, ठीक है, और जो कि ग्राम या क्षेत्रीय प्रशासन भी जिसे कहेंगे। अब जनपद मुख्यतः गांव और कृषि आधारित समाज था,
ठीक है, अब ग्राम का या क्षेत्रीय प्रशासन बोल ही दिया है तो क्या है, जनपद मुख्यतः गांव व कृषि आधारित समाज होगा, क्योंकि गांव में कृषि तो होती है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व पशुपालन मुख्य आर्थिक गतिविधियां थी, यही इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, जैसे कि कृषि करना, पशुपालन करना है, यही। तो ये केवल पढ़ने वाला है। वो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का स्थानीय प्रशासन का कार्य देती थी। जो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा स्थानीय प्रशासन का कार्य देखती थी, ये भी एक बार में पढ़ने वाला पॉइंट है। और गांव के प्रमुख को, अब ये पॉइंट याद रखना कि गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता है, ग्रामणी या ग्राम प्रमुख कहा जाता था। ठीक है, बस ये पॉइंट याद रखना, रामायण काल में ग्राम के प्रमुख को क्या, ग्रामणी या ग्राम प्रमुख कहा जाता था। ठीक, अब देखते हैं महाभारत काल में। तो महाभारत काल में स्थानीय सुशासन, अब महाभारत के शांति पर्व में ग्राम स्तर पर स्थानीय सुशासन संबंधित उल्लेख मिलता है। तो महाभारत का जो शांति पर्व है उसके अंदर मिलता है क्या उल्लेख, इसका स्थानीय सुशासन का। तो ये पॉइंट याद रखने वाला है। फिर उसके बाद महाभारत के अनुसार ग्रामों में विभिन्न इकाइयों संगठित थी, जो प्रशासनिक और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करती थी। और ग्राम जो यानी कि गांव की संगठनात्मक संरचना इस प्रकार थी। अब ये आपको याद रखने ये वाले पॉइंट, ठीक है, किसे क्या जाता है। और उसके बाद इसमें क्या है, जैसे कि एक ग्राम, अगर सबसे छोटा एक ग्राम, ठीक है, तो उसका प्रमुख जो था उसे कहते थे ग्रामिक। यही हमने अभी पीछे रामायण काल में भी देखा, ग्रामणी देखा, इसमें ग्रामिक हो गया। ओके, अब फिर 10 ग्राम के समूह को कहते थे देशक। और फिर 20 ग्राम का जो 20 गांव जो मिलके एक चीज बन गई तो उसे क्या कहते थे, विस्पति। उसका जो हेड था 20 ग्रामों का प्रमुख, जैसे 10 ग्रामों का प्रमुख देशक, 1 ग्राम का प्रमुख ग्रामिक, और 20 ग्राम का विश्व अधिपति, विषय अधिपति या विस्पति। और ऐसी 100 ग्राम का, जो 100 गांव मिलके उसका हेड कौन कहलाता था, उसका हेड सतपाल या सतग्राम अध्यक्ष। और 1000 ग्राम के लिए सहस्त्र ग्राम पति। ठीक है, ये जो है ये बस आपको इतना पॉइंट ये याद रखने हैं कि 1 ग्राम के प्रमुख, 10 ग्राम के, और ये 1000 ग्राम यानी कि गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता था, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब ग्रामिक गांव का प्रमुख है, जो ग्रामीण पार्षद की देखरेख और देखरेख करता है। फिर देशप, विस्पति, सतपाल व सहस्त्र ग्रामपति, ये बड़े प्रशासनिक इकाइयों के प्रमुख थे, क्योंकि एक गांव का प्रमुख तो सबसे छोटा ही हो गया, फिर उससे बड़े 10 गांव का प्रमुख होगा, फिर 20 गांव का प्रमुख, ऐसे 1000 गांव का प्रमुख, तो वो बड़े लेवल पर प्रशासन को देखते थे। अब इसमें भी 2 पॉइंट बस याद रखने हैं। फिर इसके बाद अब देखते हैं उसके बाद मौर्य काल में पंचायती राज व स्थानीय सुशासन। तो मौर्य काल में प्रशासन संरचना सुव्यवस्थित थी। इसे कई प्रांतों में, यानी कि जो मौर्य काल था उसमें जो राष्ट्र था, उसमें जो प्रशासन था उसको कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। इन प्रांतों में अधिकारी प्रशासक जो प्रांतों में विभाजित था, और उनके जो प्रमुख थे उन्हें प्रशासक कहा जाता था, प्रशासन करने वाले प्रशासक कहा जाता था। इस समय ग्राम व्यवस्था बहुत उत्कृष्ट स्थिति में थी। तो जो मौर्य काल में ग्राम व्यवस्था बहुत ही अच्छी स्थिति में थी, और ग्राम पंचायतें व ग्राम संस्थाएं भी विद्यमान थी। ओके, अब देखते हैं ग्राम पंचायत और स्थानीय प्रशासन मौर्य काल में। तो ग्राम संघ अपने अधिकारों का उपयोग करके विवादों को हल करते थे। इसके बारे में देख रहे हैं ग्राम पंचायत के बारे में। और कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने अपनी पुस्तक जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य की पुस्तक, उनने क्या बताया है उसमें कि ग्राम पंचायत और स्थानीय सुशासन की व्यवस्था का उल्लेख किया है। यानी कि जो कौटिल्य की जो बुक है अर्थशास्त्र चाणक्य की, उसमें स्थानीय सुशासन का उल्लेख मिलता है। तो ये पॉइंट याद रख लेना कि इसकी बुक में मिलता है उल्लेख किसका, ग्राम पंचायत का। अब उनके अनुसार ग्राम स्तर पर विवाद का समाधान के लिए वृद्धों और सम्मिलित युवकों द्वारा किया जाता है। मतलब कि जो ग्राम स्तर पर कोई भी विवाद का समाधान गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं और सम्मिलित लोगों द्वारा किया जाता था। और गांव के जो प्रमुख थे, गांव के प्रमुख व्यक्तियों को पंच ग्रामिक कहा जाता है। तो अब ये पॉइंट भी याद रखना है, जो गांव के जो प्रमुख व्यक्ति हैं जो ये निपटान करते थे उनको क्या कहा जाता था, पंचग्रामिक। ओके,
अब अर्थशास्त्र के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत व्यवस्था का विधिवत उल्लेख दिया गया, यानी कि जो अर्थशास्त्र बुक है उसमें ये लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और पंचायती व्यवस्था के बारे में दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, मौर्य और मौर्योत्तर कालों में पंचायतों की भूमिका। तो इस काल में काउंसिल ऑफ एल्डर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी एक परिषद थी जिसे काउंसिल ऑफ एल्डर्स अंग्रेजी में कह सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट इसकी रोल था, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट रोल था। अब ग्राम प्रशासन की जिम्मेदारी इन्हीं वृद्धों पर थी, और जो गांव का प्रशासन है वो इन्हीं जो ग्रुप जो काउंसिल है उसी पर डिपेंडेंट थी। और प्राचीन भारत में स्थानीय शासन परंपरागत प्रणाली थी जो परंपराओं, नीतियों और नीतियों के आधार पर संचालित होती थी। ओके, इस व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका सीमित थी। तो महिलाओं की भूमिका तो थी, तो ये पॉइंट याद रखना कि मौर्य काल और मौर्योत्तर काल में भी महिलाओं की भूमिका तो थी, भले ही कम थी, क्योंकि वैदिक काल के बाद प्रशासनिक कार्यों में पुरुषों का प्रभुत्व बढ़ता चला गया, और आगे अब हम लोग देखेंगे कि महिलाओं को बिल्कुल ही प्रशासन से हटा दिया जाएगा गुप्त काल में। ओके, तो इसमें कम भूमिका कर दी गई। वैदिक काल में ठीक थी, फिर उससे कम मौर्योत्तर या मौर्य काल में हो गई। और फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्षेत्र में विशेष आधार पर संग्रहण प्रशासनिक इकाई 10 या 20 या 100 ग्रामों में विस्तृत हो सकती है। जो क्षेत्र विशेष के आधार पर जो प्रशासनिक इकाई हैं वो 10 ग्राम या 20 या 100 गांवों में विस्तृत हो सकती थी। अब बड़े साम्राज्यों में मौर्य साम्राज्य संग्रहण प्रायः 100 गांवों तक सीमित रहता था, यानी कि मौर्य साम्राज्य में एक संग्रहण प्रायः 100 मतलब कि मैक्सिमम संग्रहण में 100 गांव तक सीमित रहता था। ओके, तो ये काउंसिल ऑफ एल्डर कहाँ पे थी ये देख लिया। फिर महिलाओं की भूमिका कम हो गई, और सारे ग्राम प्रशासन किसके द्वारा किए जाते थे, ये काउंसिल ऑफ एल्डर के द्वारा, और मौर्य साम्राज्य में 100 गांव तक सीमित था संग्रहण। ओके, अब इसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसके प्रमुख अधिकारी क्या थे। तो केंद्र में कौन था प्रमुख, राजा, जिसे सम्राट भी कहते थे प्रमुख अधिकारी के रूप में। ये प्रमुख अधिकारी हैं। बाकी ये वहीं पे, जैसे कि मंडल के प्रमुख को क्या कहते थे, प्रादेशिक या प्रतिष्ठा, और ये स्तर कौन सा था, ये मंडल अधिकारी था। ओके, तो ये वाले पॉइंट याद रखने हैं, और ये वाले तो ये उसका वो बताएंगे जोन कितने, कौन से जोन की अधिकारी था वो। ओके, तो सबसे पहले केंद्र में क्या था, राजा, जिसे सम्राट भी कहते थे प्रमुख। फिर प्रांत, फिर केंद्र जो है वो प्रांतों में बटा था, हम लोगों ने पढ़ा था अभी। तो उसमें जो प्रांत का प्रमुख है उसे कुमार या आर्यपुत्र या राजकुमार कहा जाता था। तो ये भी पॉइंट याद रखने हैं। ये तो सारे पॉइंट याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर प्रांत के बाद मंडल, तो मंडल स्तर पर प्रमुख कौन था, प्रादेशिक या प्रतिष्ठा। ओके, क्योंकि उस मंडल का अधिकारी था कौन, प्रादेशिक या प्रतिष्ठा, तो ये पॉइंट याद रखना। फिर मंडल को बांटा जाता आहार में, ठीक, और आहार को विषय भी कह सकते थे, और आहार के प्रमुख को विषयपति कहेंगे, क्योंकि आहार और विषय एक ही चीज है, इसे विषय भी कह सकते हैं ना। तो मंडल को बांटा गया विषय में, और जिसे आहार भी कहते हैं, और इसके प्रमुख को विषयपति या स्थानीय अधिकारी। तो ये कौन से थे, ये क्षेत्रीय अधिकारी थे। कौन से, विषयपति, आहार का प्रमुख कौन था, विषयपति, और स्थानीय अधिकारी भी कहते थे। उसके बाद फिर आहार को क्षेत्रीय प्रशासन में, मतलब कि 800 ग्रामों का समूह, जिसे क्षेत्रीय प्रशासन कहा गया। और ये क्या था, इसमें भी इसका प्रमुख कौन था, 800 ग्रामों का प्रमुख क्षेत्र प्रमुख कहा जाता था। फिर क्षेत्रीय प्रशासन के बाद 800 गांव के बाद नीचे आया फिर 400 ग्राम के समूह को द्रोणमुखी कहा गया। 800 ग्राम के समूह को क्षेत्रीय प्रशासन और 400 ग्राम के समूह को द्रोणमुखी, ठीक। फिर उसके बाद खारवटिक 200 ग्राम का समूह का प्रमुख, और फिर संग्रहण 100 ग्राम के समूह का प्रमुख। ओके, और ग्राम स्तर पर ग्रामिक। तो ये अधिकारी हैं, और ये यहाँ पर उनकी लैंग्वेज में कहा जाता था, जैसे कि 400 ग्राम के समूह का प्रमुख
दौड़मुखी और 200 ग्राम के प्रमुख, 200 गांव के प्रमुख का ये खारवटिक और संग्रहण 100 ग्राम का। और ये लेवल कौन सा था उनका, जैसे ये क्षेत्र लेवल पे थे, ये प्रशासनिक प्रमुख, ये खारवटिक अधिकारी, और ये ग्राम परिषद अध्यक्ष या ग्रामपति संग्रहण का प्रमुख, और ये ग्राम। तो ये याद रख लेना। अब गुप्त काल में, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं गुप्त काल में पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय प्रशासन। ओके, तो गुप्त काल में ग्राम पंचायतों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। तो गुप्त काल में भी पंचायती राज व्यवस्था का महत्व अत्यधिक बढ़ गया, और इस समय राजतंत्र होते हुए भी विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था की गई थी, यानी कि शासन को पावर बांटी गई थी, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया था। ओके, अब जिसमें प्रशासन कई स्तरों पर अधिकारों का बंटवारा किया गया था, जिसमें प्रशासन को कई स्तर पर बांटा गया था। अब देखते हैं, तो ग्राम पंचायत की प्रशासनिक संरचना देखते हैं गुप्ता पीरियड में। ओके, तो गुप्तकालीन प्रशासन में ग्राम सभा के प्रमुख अधिकारी निम्नलिखित थे। जो गुप्ता पीरियड में जो ग्राम सभा के प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे 73 ये पंचायत के सदस्य थे। ओके, ये सारे पॉइंट याद रखने इतने। उसके बाद अष्टपाल अधिकारी, ये व्यापार तथा इकोनॉमिक अफेयर्स के ऑफिसर थे, मतलब इकोनॉमिक अफेयर्स व ट्रेड को देखते थे। कौन? अष्टकृपाल अधिकारी। उसके बाद ग्रामड़े का, ये गांव का मुख्य अधिकारी कौन था? ग्रामड़े का। और फिर उसके बाद कुटुंबिक, ये एक पारिवारिक मामलों से संबंधित अधिकारी, यानी कि परिवार का प्रमुख कुटुंबिक, फिर गांव का प्रमुख ग्रामड़े का, फिर व्यापार व ट्रेड के मामले कौन देखता था? अष्टपाल अधिकारी। और 73 जो ये क्या थे? पंचायत के सदस्य थे। ओके, फिर उसके बाद स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों में ग्रामों के समूह को प्रशासन देखने वाला अधिकारी होता था। अब नगर प्रशासन में देखते हैं इसमें, तो गुप्त काल में गांवों की भांति नगरों में भी प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था थी। यानी कि हम लोग देखना तो हमें यही है, लेकिन नगर प्रशासन भी देख लेते हैं 3 लाइन कि नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता? नागरिक कहा जाता था। नागरिक कहा जाता था नगर का प्रमुख अधिकारी। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना है नगर प्रशासन में, क्योंकि जो पंचायत के साथ साथ में वहां पर नगर का भी प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था थी। अब नगर प्रशासन का संचालन ग्राम पंचायत व स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों के सहयोग से किया जाता था। ओके, तो ये पॉइंट इसमें केवल 2 याद रखने हैं। अब इसकी जो चुनाव प्रक्रिया है गुप्ता पीरियड में, इसके ऑनवर्ड्स भी यही रहेगी। देखेंगे कहाँ कहाँ रहेगी। तो जो यहाँ पे जो चुनाव है वो कैसे होता था, तो पंचायत सदस्यों के चुनाव गांव के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। तो पंचायत सदस्यों का चुनाव तो किस द्वारा किया जाता? चुनाव गांव के जो प्रमुख इंपोर्टेंट पर्सन थे उनके द्वारा किया जाता था। और चुनाव में कुडवैले ये एक सिस्टम है। किसका? चुनाव का एक सिस्टम है कुडवैले। तो ये पॉइंट याद रखना है। कुडवैले क्या है? एक चुनाव मतलब इलेक्शन प्रोसेस है। ये प्रोसेस है क्या, जिसमें क्या होता था कि उम्मीदवार जो हैं, उम्मीदवारों के नाम किस पर लिखे जाते थे? ताड़पत्र। ठीक, जैसे ताड़पत्र पर लिखे जाते थे। और क्या होता था? इन ताड़पत्रों को एक क्या है? बर्तन में डाला जाता था, और एक बालक, और रैंडमली जो गांव में बालक थे उन्हें रैंडमली सिलेक्ट किया जाता था कि उन्हें उनमें से ताड़पत्र को बर्तन में से निकाले। ओके, तो ऐसे सिलेक्शन होता था किसका? चुनाव का। चुनाव मतलब इस टाइप से होता था। तो ताड़पत्र को एक बर्तन में रखा जाता था, और एक बालक यादृच्छिक यानी कि रैंडमली इसे निकाला, मतलब उन ताड़पत्र को निकालता था, उन जिसमें नाम लिख के उसमें डाला गया है बर्तन में। तो इस प्रक्रिया को कुडवैल प्रणाली कहते हैं। तो कुडवैल प्रणाली ये क्या है? एक इलेक्शन प्रोसेस है, और इसमें क्या क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया। तो ये केवल प्रोसेस एक बार पढ़नी है, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। उसमें क्या बहुत बड़ी चीज है नहीं कोई, केवल ये कुडवैल शब्द याद रखना है। कुडवैले जो सिस्टम है वो एक इलेक्शन प्रोसेस है जो कि गुप्ता पीरियड में इंट्रोड्यूस की गई। ओके, तो ये पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद गुप्ता पीरियड में विकेंद्रीकरण व प्रशासनिक विभाजन देखते हैं। तो गुप्त काल में मौर्य काल की तुलना में
अधिक डिसेंट्रलाइजेशन था, यानी कि जो मौर्य काल था उससे ज़्यादा पावर का डिवीजन किया गया था गुप्ता पीरियड में। और जितना अधिक विकेंद्रीकरण था, स्थानीय व्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। मतलब जितनी ज़्यादा पावर लोकल बॉडी को दी जाएंगी तो उतना ही क्या होगा, जो रूल जो शासन है वो उतनी मजबूत होगा, स्थानीय शासन। और प्रशासनिक सुविधा के लिए संपूर्ण जो गुप्त साम्राज्य था उसे प्रांतों में विभाजित किया गया था। अब देखते हैं प्रशासनिक संरचना कि किसके प्रमुख को क्या कहा जाता था। तो केंद्र में क्या था, राजा। फिर राजा केंद्र के बाद उसे डिवाइड किया, केंद्र को डिवाइड किया प्रांतों में। तो प्रांत का प्रमुख उपरिक, तो प्रांत का प्रमुख उपरिक कहा जाता था। तो ये तो लिस्ट तो आपको सभी याद रखनी है। और जिला, फिर प्रांत को जिलों में बांटा जाता था, जिसे विषय भी कहते हैं, जिला को विषय भी कह सकते हैं। और इसका प्रमुख विषयपति। ऐसी तहसील, फिर जिला को तहसीलों में बांटा जाता था, जिसे बीथी कहा जाता है। ठीक है, तहसील कह देते हैं या इसे बीथी भी कह सकते हैं। तो ये दोनों नाम याद रखने हैं, या तहसील अधिकारी। उसके बाद पंचायत को ग्राम समूह और इसका प्रमुख पंचायत अधिकारी, ओके, विषयपति। और केंद्र में राजा या सम्राट। और गांव के प्रमुख को ग्रामपति या ग्रामड़ेक, ओके। तो ये आपको याद रखना है। फिर गुप्त काल के बाद भी पंचायत प्रणाली स्थिर व संगठित बनी रही। गुप्ता पीरियड के ऑनवर्ड्स भी क्या हुआ, जो पंचायत सिस्टम है वो क्या है, स्थिर व संगठित बना रहा। इस काल में स्थानीय सुशासन की अवधारणा की अधिक मजबूत हुई। और गुप्ता पीरियड में कृषि, व्यापार और सैन्य व्यवस्था को ध्यान में रखकर विकेंद्रीकरण किया गया। मतलब कि जो पावर का डिवीजन किसके आधार पर किया गया था, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड मिलिट्री सिस्टम के आधार पर, ओके। और इसमें जो गुप्ता पीरियड में क्या नहीं है, गुप्ता पीरियड में जो महिला की भागीदारी नहीं है। अब देखते हैं बौद्ध काल में पंचायती राज व्यवस्था। अब इसके बाद बौद्ध काल में देखते हैं, यानी कि भगवान बुद्ध वाले काल में। तो ग्राम प्रशासन व पंचायत देखते हैं सबसे पहले। तो ग्राम प्रशासन ग्रामो भाजिका जिसे कहा जाता था, ग्राम प्रशासन को ग्रामो भाजिका। तो गांव में शासन प्रणाली को ग्रामो भाजिका कहा जाता था। तो ये पॉइंट याद रखने वाला है, ग्रामो भाजिका। और ग्राम सभा गांव के सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई थी। जो गांव की प्रमुख इकाई, जैसे अभी भी क्या है, ग्राम सभा है, जो वहाँ के लोगों द्वारा, निर्वाचित लोगों द्वारा बनाई जाती है। ऐसे ही वहाँ पे भी क्या था, ग्राम सभा थी, जो गांव की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई थी, जो स्थानीय सुशासन और निर्णय लेने का कार्य करती थी। आप ग्राम सभा के सदस्य, तो इस सदस्य में कौन कौन से थे, तो इसमें गांव के जो बुजुर्ग थे और जो एक्सपीरियंस पर्सन थे वो शामिल थे ग्राम सभा में। और ये सदस्य अनुभव और ज्ञान के आधार पर गांव की जो भी प्रॉब्लम्स थी उनका जो है रिड्रेसल करते थे, यानी कि उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। अब ग्राम सभा के प्रमुख कार्य देखते हैं। ग्राम सभा के प्रमुख कार्य क्या क्या थे। तो सबसे पहला न्यायिक कार्य में वही जो होने वाले जो विवाद हैं उनका निपटारा। सुरक्षा में क्या है, गांव के आंतरिक यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना। उसके बाद सार्वजनिक सुविधाएं, इसमें सरकारी योजनाओं जैसे कि जलपूर्ति, मंदिर, तालाबों का निर्माण, रख रखाव, ठीक है, जो भी जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं वो। उसके बाद टैक्स, गांव में कर भी एकत्रित करते थे। तो और शिक्षा व्यवस्था और गुरुकुल संचालन की देखरेख भी। तो ये सारा काम ग्राम सभा द्वारा किया जाता था। तो ये केवल पढ़ने वाले हैं काम। न्यायिक कार्य हैं, शिक्षा है, जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं, सुरक्षा है, टैक्स कलेक्शन है, ये सारे थे, ओके। अब इसके बाद देखते हैं संगम काल और चोल प्रशासन में पंचायती राज व्यवस्था। अब इसके बाद भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था। अब साउथ इंडिया चल रहे हैं, तो इसमें क्या है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में पंचायती राज की जड़ें प्राचीन काल में भी देखी जा सकती हैं। और दक्षिण भारत के संगम काल का पीरियड कितना है, ये 300 बीसी से ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, ठीक है। तो यहाँ तक का हम लोग अब देख रहे हैं, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। इससे पहले जैसे कि 461, 481 ईसा पूर्व,
ये बौद्ध काल हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब उसके आगे बढ़ेंगे क्योंकि बीसी में चल रहे हैं तो माइनस में आएगा, तो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, ये इसका संगम काल का टाइम ड्यूरेशन है। और उसके बाद चोल प्रशासन देखेंगे हम 9 से 13वीं शताब्दी। ओके, अब ये एडी में आ गए। तो ये स्थानीय शासन या लोकल सेल्फ गवर्नेंस की अत्यधिक विकसित प्रणाली मौजूद है। यानी कि संगम काल में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसकी अत्यधिक विकसित प्रणाली मौजूद है। इस काल में स्थानीय प्रशासन को क्या स्वायत्ता दी गई थी और गांव की अपनी पंचायतें हुआ करती थी जो शासन के अधिकांश कार्यों को संभालती थी। और यह प्रणाली इतनी प्रभावशाली थी कि आज भी भारत में आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था इसी पर आधारित है। यानी कि जो संगम पीरियड में और जो चोल शासन में पंचायती राज व्यवस्था है उसको ही वो क्या है, एक नींव है आज की आधुनिक पंचायती व्यवस्था की। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना है। ओके, कि आधुनिक पंचायती व्यवस्था किस पर बेसिस है, ये संगम काल और चोल प्रशासन की पंचायती राज व्यवस्था पर। अब देख लेते हैं संगम काल में सबसे पहले, तो संगमकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। तो संगम काल में 3 प्रमुख राजवंश थे जिसमें कि क्या था, चोल, पांड्या और चेर। चोल, चेर, पांड्या, ओके, 3 साम्राज्य थे संगम काल में। और इन तीनों प्रशासन के 3 प्रमुख स्तर पर चलता था। जो ये तीनों प्रशासन थे, तो इन राज्यों का जो प्रशासन है वो 3 प्रमुख स्तर पर चलता था, जिसमें कि राज्य, जिसे क्या मंडलम कहा जाता था। इसमें ये जो मंडलम है ये राजा द्वारा नियंत्रित क्षेत्र था। यानी कि मंडलम क्षेत्र था जो वो राजा द्वारा कंट्रोल क्षेत्र था। फिर उसके बाद नाडु, जिसे समकक्ष जिले का जो समकक्ष था। और फिर उसके बाद था और, यानी कि मंडलम, फिर नाडु, फिर और क्या था, गांव स्तर पर प्रशासनिक प्रणाली और थी। जिले स्तर पर नाडु और सबसे ऊपर मंडलम। ओके, अब गांव के प्रकार देख लेते हैं। संगम युग में क्या हुआ कि 3 भागों में विभाजित किया जाता है गांव को, ठीक। उनके उपयोग व स्वामित्व के आधार पर गांव को 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना कि गांव के 3 प्रकार किस में बताए गए, तो वो संगम काल में बताए गए हैं, ठीक। तो ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद ये तो याद ही रखने हैं इसमें पॉइंट, और ये तो याद ही होंगे आप लोगों को, चोर, पांड्य, चेल। फिर उसके बाद कौन कौन से हैं ये 3 गांव। एक होते थे सामान्य, यानी कि जनरल विलेजेस। फिर ब्रह्मोदय विलेजेस और देवरॉय गांव। मतलब कि ये 3 प्रकार के गांव थे, एक सामान्य गांव, एक ब्रह्मदेव गांव और एक देवदाय गांव। अब इनमें क्या क्या था, ये सामान्य जो जनरल पीपल थे वो सामान्य गांव में रहते थे। यानी कि सामान्य जनता द्वारा बसाए गए गांव को सामान्य गांव कहा जाता था। और ब्राह्मण को दान दिए गए गांव, जो ब्राह्मणों को दान दे दिए गए थे गांव, उनको ब्रह्मोदय गांव नामी से पता चल रहा है। फिर उसके बाद देवदाय गांव, इनका इनका क्या काम था, तो ये मंदिर और धार्मिक संस्थाओं को दान में दिए गए गांव थे। जो मंदिर व धार्मिक संस्थाओं को जो दान में दिए गए गांव हैं उनको क्या कहते थे, देवदाय गांव। मतलब कि देवों को दिए गए गांव। ओके, अब देखते हैं ग्राम पंचायतों की भूमिका। तो संगम काल में ग्राम पंचायतों की क्या भूमिका थी, तो कर संग्रह, राजस्व प्रबंधन, ठीक, रेवेन्यू मैनेजमेंट और टैक्स मैनेजमेंट, मतलब टैक्स कलेक्शन पहला। फिर सिंचाई, इरिगेशन और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और उनका रख रखाव भी। और भूमि का वितरण और रिकॉर्ड मैनेजमेंट। विवादों और अपराधों का न्यायिक समाधान। सामाजिक व धार्मिक कार्यों का आयोजन। तो ये थे ग्राम पंचायतों की भूमिका संगम काल में। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं चोल साम्राज्य में पंचायती राज व्यवस्था, जो कि उसका टाइम पीरियड कितना है, 9वीं से 13वीं शताब्दी में। ओके, एडी की बात हो रही है। तो चोल प्रशासन के दौरान स्थानीय शासन अत्यधिक क्या था, संगठित प्रणाली थी, विकसित हुई थी, जिसे प्राचीन भारत में सबसे उन्नत प्रणाली कहा जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना कि सबसे उन्नत पंचायती राज व्यवस्था कौन सी पीरियड में थी, तो वो चोल साम्राज्य में थी। तो अब इसका प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं, प्रशासनिक ढांचा। इसमें क्या था,
5 भाग हैं। तो इसमें सबसे पहले मंडलम, और उसमें अभी हम लोगों ने संगम में देखा मंडलम के बाद नाडु, नाडु के बाद और, ये 3 देखे थे। अब इसमें क्या है, और 2 स्तर बढ़ गए। कहाँ पे, मंडलम, फिर उसके नीचे वलनाडु, वलनाडु के बीच नीचे नाडु, नाडु के पीछे कुर्रम, और कुर्रम के नीचे और। तो अब इसकी परिभाषा क्या है, राज्य क्या है, सबसे पहले पूरे साम्राज्य का प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र था। सबसे ऊपर है ना मंडलम, तो पूरे साम्राज्य का प्रमुख जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है वो क्या है, मंडलम। फिर उसके बाद वलनाडु क्या है, कुछ जिलों को मिलाकर, यानी कि जिले तो नाडु थे, पीछे देख लिया, अब इनको भी मिलाकर जो बना पार्ट है उसे क्या कहते थे, वलनाडु। ओके, तो जिलों को मिलाकर बना एक बड़ा क्षेत्र। और फिर जिले के समकक्ष तो नाडु, और कुर्रम कुछ गांवों का समूह, और सबसे छोटी चीज क्या थी, गांव, यानी कि गांव को क्या कहते थे, उर, और इसके समूह को कुर्रम, फिर जिला, जिला के समूह को वलनाडु। ओके, ये चीज याद रखनी है, ये पूरी प्रोसेस। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पंचायती संस्थाएं, यानी कि चोल साम्राज्य में पंचायती संस्थाएं। तो 3 प्रमुख पंचायती संस्थाएं थी, उर, सभा व नागरम। तो उर क्या थी, ये सामान्य गांवों की पंचायत थी। उर को क्या कहा जाता था, गांव, और उर एक पंचायत व्यवस्था भी है, तो उर में क्या हो गए, सामान्य गांव होंगे। ठीक, सामान्य गांव की पंचायत थी। इसमें गांव के सभी प्रमुख व संपन्न लोग शामिल थे, और गांव की सामान्य प्रशासनिक गतिविधियां को देखती थी। जो गांव की सामान्य प्रक्रिया है वो यही उर देखती थी। अब साहब व महासभा, मतलब सभा व महासभा, इसमें क्या था, ये ब्रह्मदेव गांव, यानी कि जो ब्राह्मणों को दिए गए गांव थे उन्हें तो कहा जाता था। तो इसमें क्या था, ये दूसरे नंबर पे ये थी कि इसमें जो ब्रह्मदेव गांव थे उनके लिए ये पंचायत थी, सभा वाली। और इसमें मुख्यतः ब्राह्मण समुदाय के सदस्य शामिल थे, क्योंकि ये उनको ही दिए गए गांव हैं। तो उनमें क्या थे, उनमें ब्राह्मण थे, क्योंकि इनको दिए गए गांव, तो ब्राह्मण समुदाय शामिल होंगे। फिर इसमें क्या है, भूमि का संग्रह, न्यायिक मामले व सामाजिक प्रशासन की देखरेख की जाती थी इसमें। अब फिर उसके बाद नागरम, ये ट्रेड सेंटर थे, यानी कि व्यापारिक केंद्र व स्थानीय प्रशासनिक संस्था है। और इसमें जो व्यापारी व शिल्पकार शामिल थे। नागरम में कौन थे, या तो व्यापारी रहते थे या शिल्पकार, यानी कि कुछ बनाने वाले। और इसका कार्य व्यापार तथा नगरों में प्रशासन को सामाजिक रूप से चलाना था। अब पंचायतों की चयन प्रक्रिया, जो चोल साम्राज्य में पंचायतों की चयन प्रक्रिया वही जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ी, कुंडल बोलाई प्रणाली द्वारा ही की जाती थी। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना। अब संगम और चोल प्रशासन की पंचायती प्रणाली का प्रभाव क्या है, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, देख ले कि चोल प्रशासन की पंचायती व्यवस्था इतनी प्रभावी थी कि कई सदियों तक दक्षिण भारत में लागू रही। मुगल प्रशासन के दौरान भी प्रशासनिक जो स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की स्वायत्ता को मान्यता दी गई। और ब्रिटिश शासन जो 1757 प्लासी के युद्ध से लेकर 1947 जब तक हम लोग आज़ाद नहीं हो गए तब तक क्या हुआ, ग्रामीण सुशासन प्रणाली को कमजोर के दौरान ग्रामीण सुशासन प्रणाली को कमजोर कर दिया गया। लेकिन 1882 में जो लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय सुशासन की अवधारणा को फिर से लागू कर दिया गया, और आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था को भारत में 73वें संशोधन द्वारा पुनः लागू किया गया। ठीक है, तो ये इस पर बेसिस था। संगम काल के बाद ये ऐसे ऐसे, फिर इसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, फिर उसके बाद मुगल प्रशासन, फिर उसके बाद ब्रिटिश, और उसके बाद आधुनिक जो है पंचायती राज प्रणाली। तो ये बेसिस किस पे थी, यही संगम काल और चोल शासन पर पंचायत प्रणाली का प्रभाव, कि उसी से चलता हुआ मुगल शासन में भी चला, ब्रिटिश शासन में भी, और आधुनिक पंचायती राज प्रणाली में भी ये लोकल गवर्नमेंट चली। ठीक है, यानी कि स्थानीय सुशासन चला। अब विजयनगर साम्राज्य में और देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य में पंचायती राज व्यवस्था, तो ग्राम प्रशासन एवं पंचायत। तो विजयनगर साम्राज्य में ग्राम प्रशासन एक संगठित प्रणाली थी जिसमें स्थानीय सुशासन को विशेष अधिकार प्राप्त हुआ। अब ग्राम प्रशासन में आयकर व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। तो राजस्व जो क्या थी, रेवेन्यू जो कलेक्शन था और प्रशासन का संचालन सुनिश्चित करती थी। तो ग्राम
प्रशासन में आयकर व्यवस्था महत्वपूर्ण थी। किसमें? विजयनगर साम्राज्य में बात करते हैं। अब 2 ग्राम प्रशासनिक इकाइयां थी विजयनगर साम्राज्य में और 12 अधिकारी ग्राम प्रशासन का संचालन करते थे। यानी कि दो प्रशासनिक इकाइयां थी और 12 अधिकारी थे। अब इनमें से कुछ प्रमुख अधिकारी हैं जिनके नाम पूछे जा सकते हैं विजयनगर साम्राज्य में। एक था जिनरू जिनकरा। ये क्या था? ये कौन सा अधिकारी था? सिंचाई और जल संसाधनों का प्रबंधन के लिए। एक था मोहने चाय। ठीक है, ये क्या था? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी था। और अन्य अधिकारी कर संग्रह, कानून व्यवस्था, विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी थे। अब पंचायती व्यवस्था के इसमें मुख्य कार्य क्या क्या थे? कर संग्रह, ये हम लोग देख लिए, न्याय प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण कार्य और सामाजिक व धार्मिक कार्य। और विजयनगर साम्राज्य में ये हम लोग आगे ये इनका मतलब जानते हैं। कर संग्रह का मतलब क्या है? राजस्व प्रणाली को सुचारू रूप से चलाना। और न्याय मतलब कि विवादों को निपटारा। फिर सार्वजनिक निर्माण में क्या है? सार्वजनिक निर्माण में क्या होगा? सिंचाई, सड़कें, मंदिर, सार्वजनिक स्थलों का निर्माण, ये पढ़ लेना आप लोग। फिर उसके बाद विजयनगर की प्रशासनिक विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या है। तो स्वायत्त शासन की व्यवस्था प्रभावी थी। ग्राम स्तर पर पंचायतों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी। मतलब कि ग्राम स्तर पर पंचायत ही निर्णय ले सकती हैं फ्रीली। और ग्राम अधिकारी राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। जो ग्राम के अधिकारी थे वो डायरेक्ट किसके प्रति उत्तरदायी थे? रिस्पॉन्सिबल टू द किंग। लेकिन उन्हें स्थानीय स्तर पर कार्य करने की छूट थी। उत्तरदायी तो थे किंग को, लेकिन वह अपने लोकल स्तर पर काम कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए छूट थी। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत में। तो दिल्ली सल्तनत का एक प्रशासन एक संगठित दिल्ली सल्तनत का प्रशासन एक संगठित व अनुशासित प्रणाली पर आधारित है। इसमें सत्ता के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी जो शासन सुचारू रूप से चला सकें। ओके, अब दिल्ली सल्तनत का प्रशासन देखते हैं। तो केंद्रीय प्रशासन सबसे पहले देखते हैं। तो केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख कौन था? सुल्तान। जो सुल्तान बनता था दिल्ली सल्तनत में, सबसे ऊंची पोस्ट कौन थी? सुल्तान। अब इसका कार्य क्या था? सर्वोच्च शासक, सैन्य, न्याय, प्रशासनिक निर्णयों का प्रमुख अधिकारी। ठीक है, सबसे उच्च अधिकारी था सुल्तान। फिर उसके बाद केंद्रीय शासन के बाद प्रांतों में बटा था। तो प्रांत को क्या कहते थे? इक्ता, तिलवियत, तिवलियत या प्रांत। और इक्ता का प्रमुख क्या था? इक्तेदार, या इसे वली कह सकते थे, या मुख्तार। तो इक्ता के प्रमुख को इक्तादार, वली, अगर तिवलियत को वली, और प्रांत के प्रमुख को मुख्तार। मतलब ये तीनों इसके प्रमुख कह सकते हैं अलग अलग नाम से। अब इनके कार्य क्या थे? प्रांतों को नियंत्रित करना, क्योंकि प्रांत प्रशासन है, और कर वसूलना व सैनिकों की व्यवस्था करना इनका काम है, और प्रांतों को आर्थिक व सैन्य रूप से मजबूत बनाना। फिर उसके बाद जिला। अब इक्ता को जिला को क्या कहते थे दिल्ली सल्तनत में? सिख। और विषय पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जिला को सिख कहा जाता था। कहाँ पे? तो ये दिल्ली सल्तनत में। तो सबसे पहले केंद्र, फिर उसके बाद प्रांत को इक्ता कहा जाता, और फिर इक्ता को अगेन किस में डिवाइड किया गया? इक्ता को जिलों में। और जिले, जिसे सिख भी कहा जा सकता है, उनमें विभाजित किया गया था। अब जिले को सिख कहा जाए तो इसका प्रमुख सिखदार। ये पॉइंट याद रखना है। फिर उसके बाद इसका काम क्या है? जिले में कानून व्यवस्था और राजस्व संग्रहण और न्यायिक मामलों को देखना। फिर जिला के बाद उपजिला। ठीक, उपजिला प्रशासन। जिले के नीचे उपजिला प्रशासन, जिसे क्या कहा जाता था? परगना। और परगना का प्रमुख आमिल। तो ये पॉइंट याद रखना। अब परगना का प्रमुख आमिल, और इसका काम क्या था? परगना स्तर पर कर संग्रहण। अब ये जिले स्तर पर, ये परगना स्तर पर कृषि व्यापार की देखरेख और स्थानीय प्रशासन को सुचारू रूप से देखना। तो स्थानीय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना आमिल का कार्य था। ठीक है, फिर उसके सबसे नीचे था ग्राम प्रशासन। तो ग्राम प्रशासन का प्रमुख कौन था? मुकद्दम। अब मुकद्दम का काम ग्राम स्तर पर कर वसूली, सिंचाई व कृषि को बढ़ावा देना व विवादों का निपटारा करना। ओके, तो इसमें हम लोगों ने देख लिया सुल्तान, फिर इक्तेदार और सिकदार और आमिल और मुकद्दम। ठीक है, सुल्तान, इक्तेदार, सिकदार और आमिल और मुकद्दम।
ठीक है, ये सारे हमने स्तर देख लिए। तो केंद्र, प्रांत, फिर जिला प्रशासन में सिकदार या जिला जिसे कहेंगे, फिर जिला को परगना में, परगना को ग्राम में, ये सारा सिस्टम था। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके? इब्न बतूता जो था, जो कहाँ से, मोरक्को से आया था। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में। मोरक्को की राजधानी रबात है। तो जो इब्न बतूता है, जिसने क्या लिखा है, सफरनामा रहला, जैसे एक बुक लिखी है ना सफरनामा रहला नाम से, तो इब्न बतूता, चलो वो हिस्ट्री में देखेंगे, तो इब्न बतूता के अनुसार 100 गांवों के प्रमुख, 100 गांवों का समूह को संधे कहा जाता था। तो ये पॉइंट याद रख लेना कि इब्न बतूता ने 100 गांवों के समूह को क्या कहा है, कौन, सल्तनत पीरियड में, संधे, और 84 गांवों को चार जिसे, ओके। और ग्राम प्रशासन सल्तनत की सबसे छोटी इकाई थी, ये भी बताया है। वो ग्राम का प्रमुख अधिकारी मुकद्दम, चौधरी या खूत कहा जाता था। गांव का प्रमुख कौन कहा जाता था? ये मुकद्दम लिखा है, तो इसे चौधरी भी कह सकते हैं और खूत भी कहलाता था। अब इनके कार्य अलग अलग थे, इस वजह से नाम है। तो मुकद्दम गांव के प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण उत्तरदायी था, यानी कि सारे प्रशासनिक कार्य कौन देखता था? गांव के मुकद्दम देखता था। अब देखते हैं मुगल प्रशासनिक व्यवस्था। ओके, तो मुगल शासन एक संगठित व केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली पर आधारित था, जिसमें विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। अब इसमें भी सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन, और केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख बादशाह अकबर, ठीक है, बादशाह कहा जाता था। सुल्तान, फिर इसमें बादशाह कहा जाता है। सबसे जो प्रमुख अधिकारी है केंद्रीय प्रशासन, मुख्य अधिकारी, इसका काम, और जो केंद्रीय प्रशासन है इसमें 3 मुख्य अधिकारी थे, जिसमें कि वजीर, बख्शी और कोतवाल। तो वजीर का काम क्या था? जो फाइनेंस व एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखता था, कौन? वजीर। तो ये केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख 3 अधिकारी हैं। बख्शी जो किसको देखता था? सैन्य प्रशासन को, ठीक है। और कोतवाल का काम क्या था? कानून व्यवस्था देखना। तो ये 3 अधिकारी केंद्रीय प्रशासन में है मुगल के काल में। तो ये पॉइंट याद रखने हैं आपको। अब इसमें पॉइंट ही पॉइंट है, वो याद रख लेना आप लोग। फिर प्रांतीय प्रशासन। अब इस केंद्र को प्रांत में, जिन्हें सूबा भी कहा जाता था, जैसे कि वहां पे सल्तनत में इक्ता, यहाँ पे सूबा, ओके, प्रांत को, और इसका प्रमुख सूबेदार, और वहां इक्तादार, ओके। फिर उसके बाद परगना, उसके बाद डायरेक्ट क्या आया? परगना। और उसमें क्या था? इक्ता के बाद जैसे कि इक्तेदार था, इसके बाद सिकदार था, उसके बाद जिले थे ना, तो उसे सिकदार कहा जाता था। तो इसमें क्या आया? उसके बाद परगना, उपजिला वाला, और इसका प्रमुख आमिल, जैसे कि वहां पे भी आमिल था। तो परगना जो था, परगना है लेकिन बीच का एक स्टेप गायब है, ओके। तो परगना जो है उसका प्रमुख कौन था? आमिल। परगने का प्रशासन करना और कर संग्रहण करना। फिर चौथा क्या है? ग्राम प्रशासन। अब ग्राम प्रशासन का प्रमुख मुकद्दम है, जैसा कि वहां पे था। तो ये बस डिफरेंट है यहाँ पे, ये भी डिफरेंट है यहाँ पे, ओके। तो वहां पे सुल्तान इसे कहा जाता है, यहाँ पे इक्तादार था, और एक बीच का स्टेप गायब है। फिर उसके बाद, ठीक है, जो सिकदार था वो वाला नहीं है प्रशासन व्यवस्था में। इसके बाद यहाँ पे सीधा आमिल है, जो परगना का प्रमुख है, जैसे कि वहां पे भी था। और ग्राम प्रशासन का प्रमुख मुकद्दम वहां पे था, तो यहाँ पे भी था, सल्तनत में भी था और मुगल में भी है। अब इसमें इसके अधिकारी क्या हैं? ग्राम प्रशासन के प्रमुख अधिकारी भी देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग वजीर, बख्शी, कोतवाल देख लिए। अब इसमें पटवारी व चौधरी। तो पटवारी का काम, जैसे कि आजकल भी रहता है, राजस्व संग्रहण और विवादों का निपटारा करना, ये चौधरी का काम है। और वहां पे हम लोगों ने ये पद देखे थे ना, चौधरी, तो वहां पे भी देखा था मुकद्दम के अलावा। अब मुगल काल में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देखते हैं कुछ पॉइंट। तो गांव में पंचायत की स्वायत्ता बनी रहती है। मुगल शासकों को ग्राम पंचायत के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया। मुगल शासकों ने ग्राम पंचायत के कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। और अकबर के शासन काल में पंचायत व्यवस्था अधिक संगठित थी। पंचायतें न्यायिक, प्रशासनिक व सामाजिक निर्णय लेती थी। गांव के अधिकारी, मुकद्दम, पटवारी प्रशासन की मुख्य कड़ी थे। तो ये पॉइंट याद रखना है। मुख्य कड़ी कौन थे? मुकद्दम, ये तो पता ही है, और पटवारी उसमें रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। अब
विशेषताएं क्या हैं? ये केंद्रीकृत शासन, राजस्व प्रणाली सुदृढ़ीकरण यानी कि अकबर की जब्ती प्रणाली, जैसे कि ग्राम स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण था, सुशासन की अवधारणा, लेकिन ये आप लोग पढ़ लेना कोई। चलो ठीक है, इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। तो मुगल प्रशासन तक हम लोगों ने ये पूरा ऐतिहासिक जो है पंचायती राज व्यवस्था का ऐतिहासिक पार्ट देख लिया पूरा। इसके बाद जो मॉडर्न वाला है वो यूनिट में हर जगह आपको मिल जाएगा, ये वाला आपको कम मिलेगा, इस वजह से मैंने ये करा दिया डिटेल में। ओके, तो 50 मिनट के अंदर आप लोग इसको पढ़ सकते हैं 2x स्पीड पे, 1x पे, जैसा आपको समझ में आए तो आपको याद हो जाएंगे पॉइंट, बहुत ईजी है। ओके, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर और वीडियो देखने हैं तो पंचायती की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि योजनाएं हो चुकी हैं यूनिट 3, 2, 1, केवल 4 और 6 रहेगी। तो 6 तो मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि उसमें केवल पढ़ने वाला है, 4 मैं करा दूंगा कल। ओके, धन्यवाद।